नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की एक नई दवा, नई भारत के लिए। वैसे ये दवा दुनिया भर में सबसे एडवांस दवाओं में एक मानी जाती है और इसको अब सीडीएसओ ने भारत के लिए मंजूरी दे दी है डायबिटीज़ के लिए। वैसे ये दवा ज़्यादा वेट लॉस के लिए जानी जाती है, तो दोनों इसके असर है, वेट लॉस और डायबिटीज़। पहले आपको दवा के बारे में बताते हैं, फिर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स से। तो ये एक दवा है, नामी दवा है, मतलब दुनिया भर में इसको मान्यता प्राप्त है। और जो मूल दवा है उसका नाम है टर्जेपेटाइड और भारत में ये मिलेगी मोन्जारो के नाम से। तो इसको जो हमारी जो अथॉरिटी है जो दवाओं को मंजूरी देती है, सीडीएसओ, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको मंजूरी दे दी है। डायबिटीज़ के लिए फ़िलहाल मंजूरी दी है। एली लिलीज कंपनी है अमेरिका की जो ये मूल दवा बनाती है। भारत में कोई और कंपनी बनाएगी, मोन्जारो के नाम से ये दवा मिलेगी और विदेशों में इसको सबसे एडवांस दवा माना जाता है। एक और दवा है इसके साथ ही, उसको मंजूरी नहीं मिली लेकिन इसको मिली। टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी के लिए बाकी जगहों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। भारत में अभी डायबिटीज़ के लिए इसको मंजूरी मिली है। ओबेसिटी के लिए मंजूरी मिल सकती है, प्रोसेस में है ये प्रक्रिया, और तब ये जेपबाउंड के नाम से आएगी ओबेसिटी के लिए। ये दवा का मूल परिचय है। अब आपको मिलवाते हैं अपने आज के मेहमानों से और फिर बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर सप्तर्षि भट्टाचार्य हैं। पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ होंगे और मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर बैरियाट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर विवेक बिंदल भी हमारे साथ होंगे। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर सप्तर्षि। ये जो मंजूरी मिली है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं एज प्रैक्टिशनर? आई थिंक दिस इज ए मेजर ब्रेक थ्रू। सो ये दवा ऑलरेडी पिछले 1-2 साल से यूएस में एंड बाकी सब जगह पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दिस इज ये वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये दवा अभी अवेलेबल हो जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। अभी रिसेंटली इसके अप्रूवल मिला है, तो 1-3-4 महीने और भी लगेगा शायद। लेकिन बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स जिनको शुगर कंट्रोल में, वेट कंट्रोल में मुश्किल हो रही है, तो दे विल बेनिफिट। सो इट्स ए मेजर, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन। इसका HbA1c रिडक्शन ऑलमोस्ट 2% होता है एवरेज। ज्यादातर जो मेडिसिन होता है उसका 0.81% HbA1c रिडक्शन, इट्स 2% HbA1c रिडक्शन है एंड ऑलमोस्ट 20% to 22% वेट लॉस है। सो मेजर एडवांटेज फॉर पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज, हु हैव ओबेसिटी, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, डॉक्टर बिंदल, आपका पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि ये दवा थोड़ी अलग होगी जो हम अब तक दवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आप इसको बेहतर समझा पाए कि ये दवा बाकी दवाओं से अलग कैसे है। जी नमस्कार। ये टिराज़ोपेटाइड जो है, जैसा डॉक्टर सप्तऋषि ने बताया, इट्स अ बिग थिंग कि अब हिंदुस्तान के अंदर भी सीडीएससीओ ने इसे अप्रूव किया है और आने वाले समय में डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट दवाई है। ये GLP-1 एगोनिस्ट है, एक ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 करके हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, जिससे कि अर्ली सेटाइटी आती है और कम खाने से भी पेट भर जाता है, भूख कम होती है। सेकेंडली, ये GIP के ऊपर भी काम करती है, सो बेसिकली फैट एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है। सो GLP-1 और GIP दोनों इफेक्ट्स इस ड्रग के हैं और उसकी वजह से ये वेट लॉस में मदद करती है और डायबिटीज में ग्लूकोज कंट्रोल के अंदर मदद करती है। और यूएस के अंदर ये काफी प्रसिद्ध हुई है फॉर वेट लॉस एज वेल एज डायबिटीज कंट्रोल, और आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर भी अवेलेबल रहेगी। कॉस्ट इसका एक कॉन्स्ट्रेंट है जो हमें देखना होगा कि किस कॉस्ट रेंज के अंदर ये आती है और कितने लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। जी, डॉक्टर बिंदल, एक और सवाल है कि ये दवा जो है, जो हमने पढ़ा, तो ये ओबेसिटी में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ अभी ओबेसिटी में मंजूरी नहीं मिली है। ये दोनों चीज़ें क्या सेम दवा में है या कुछ और कॉम्बिनेशन के साथ ये दवा आएगी जब मंजूरी मिलेगी, चूँकि उसके प्रोसेस में है?
तो थोड़ा सा उस एस्पेक्ट से भी अगर हम इसको समझना चाहें। जी, ये एक्चुअली सेम दवा, सेम सॉल्ट ओबेसिटी अलोन के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन अभी हिंदुस्तान में इसे अप्रूवल जो है वो डायबिटीज एंड ओबेसिटी के लिए मिला है। मीनिंग अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है वही इसे यूज कर सकता है एज पर द अप्रूवल प्रोवाइडेड। लेकिन आने वाले समय में सेम दवा सिमिलर डोज के अंदर ओबेसिटी के लिए भी अप्रूव हो सकती है, जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। और वो फिर नॉन डायबिटिक ओबीज इंडिविजुअल्स के लिए भी यूज की जा पाएगी। जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनको डायबिटीज की बीमारी नहीं है, वो भी इस दवाई को यूज कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर सप्तर्षि, इसमें एक बहुत बड़ी जिज्ञासा ये बन जाती है आपकी, दवा तो आ गई, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है, लेकिन क्या सबके लिए है? सिर्फ कॉस्ट की बात ना हो, अगर हम पेशेंट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो किन के लिए है? देखिए, इसमें प्राइमरी इंडिकेशन तो डायबिटीज एंड ओबेसिटी, जैसे डॉक्टर बिंदल ने बताया, यूजुअली हम लोग प्रेफर करते हैं जिनका वेट ज़्यादा है। इंडियन स्टैंडर्ड में एक्चुअली अगर बीएमआई 25 या 23 के ऊपर है तो तभी भी ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाता है। तो किसी का भी अगर बीएमआई जो हाइट वेट का रेशियो से कैलकुलेट किया जाता है, वो अगर 25 के ऊपर है, इवन 23-24 के ऊपर है और साथ में डायबिटीज है, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। ये इंजेक्शन जो है ये हफ्ते में एक बार लगता है। और जैसे डॉक्टर बिंदल ने बताया, इनका ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट है एपेटाइट कम करने का, बाकी भी बॉडी का जो इंक्रेटिन हार्मोन से जो इंसुलिन सिक्रीशन में मदद करता है उसके ऊपर भी उसके इफेक्ट होता है। तो शुगर कंट्रोल में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। जिनको शुगर कंट्रोल में, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स है जिनको वेट ज़्यादा है, बहुत हाई इंसुलिन रिक्वायरमेंट है, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस दवा से वेट घटना और शुगर कंट्रोल होना दोनों में ही मदद होता है। साथ में अगर किसी को डायबिटीज के साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे बीमारी है, या लीवर में फैटी लीवर, जिसको बहुत सारा अल्ट्रासाउंड में डायबिटीज जिनको बीमारी है उनको दिखा जाता है, जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और जिसको आजकल MASLD कहा जाता है, तो ये सारे पेशेंट्स में भी इसका बेनिफिट देखा गया है। इसका कार्डियक प्रोटेक्शन भी इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन में ज्यादातर मिला है, तो जिनको हार्ट का इश्यूज है उनके लिए भी ये फायदा होगा। तो डायबिटीज, ओबेसिटी, डायबिटीज विद हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज विद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, डायबिटीज विद फैटी लिवर डिजीज, ऑल दिस सिचुएशंस, दिस इज गोइंग टू बी a huge एडवांटेज। जी, और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है, टाइप 1 के लिए नहीं? दिस इज फॉर टाइप 2 डायबिटीज ओनली। इसमें टाइप 1 डायबिटीज के लिए कोई अप्रूवल नहीं है, बाहर भी अप्रूवल नहीं है। द इंडिकेशन इज ओनली फॉर टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है डॉक्टर भाटी, इस दवा के आने पर किस तरीके के बदलाव हम उम्मीद करें, और इससे क्या एक डायरेक्शन मिलता है कि हम डायबिटीज़ के इलाज में किस तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फिलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी, मोटापे के लिए इसको लिंक कर रहे हैं, तो सीडीएसओ ने ऑलरेडी जैसे इसको इंपोर्ट के लिए तो अप्रूवल दिया हुआ है, सीडीएसओ अप्रूवल देता है, बट डीसीजीआई ने अप्रूवल खाली ओबेसिटी के लिए नहीं दिया। जैसे डायबिटीज लिंक्ड ओबेसिटी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ओनली अगर हम वैसे डिमांड की बात करें, मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, जैसे अगर आपको मैं सच डिमांड बताऊं तो लोगों की डिमांड ओबेसिटी की दवाओं को लेकर निश्चित तौर पे है, बट वो जनरल ओबेसिटी की हम जैसे बात करें तो डीसीजीआई की उस तरह से क्लियर कट एज सच गाइडलाइंस नहीं आई है, क्योंकि भारत में थोड़ी सी हमें जो चुनौतियां ज्यादातर रहती है, कई बार दवाइयां ज्यादातर जैसे ओवर द काउंटर मिल जाती है, तो ये दवा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की सुपरविजन में लें। इस वजह से वो गाइडलाइन पहले तो निर्धारित होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती एक रहेगी वो कॉस्टिंग को और प्राइसिंग को लेकर रहेगी। जैसे ही डीसीजीआई का खाली ओबेसिटी के लिए अप्रूवल आगे मिलता है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी फिलहाल हमने बजट में भी देखा कि कुछ जो हमारी कैंसर की दवाएं थी उनके अंदर कस्टम ड्यूटी को एग्जम्पशन मिला है, क्योंकि दवा का तो इंपोर्ट किया जाएगा, तो कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहेगा, वो भी देखना जरूरी है। तीसरा, अगर जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए ये
प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवा रहेगी। मॉनिटरिंग होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा अभी आपने भी सवाल पूछा कि भाई किन के लिए ये इंडिकेटेड है और किन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब किन को दी जा सकती है और किन किन लोगों को नहीं दी जा सकती। तो इस वजह से जरूरी है कि जब डॉक्टर हिस्ट्री प्रॉपर आपकी इवेलुएट करेगा, मॉनिटर्ड वे में आपकी दवा ये पूरी तरह से चलेगी। कुछ टेस्ट है जिनको भी मॉनिटर करते रहे रेगुलर रूप से, जैसे अगर आपका शुगर लेवल भी मॉनिटर होना जरूरी है। कुछ कुछ बीमारियों के अंदर ये नहीं दी जाती है, जैसे थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम है, कुछ सर्टेन थायराइड के जो कैंसर होते हैं उनमें नहीं दी जाती है। पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई समस्या, तो वो सब चीजों को चेक करना जरूरी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भाई इसमें ऑलरेडी कैलोरीज इनटेक कम हो जाता है, तो कई बार प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स भी हैं, उनमें ऑस्टियोपी, ज्यादातर हम जैसे डेक्सा, बोन डेंसिटी और ये सब करते हैं आजकल, ऑस्टियोपीनिया, कमजोर हड्डियां सबकी, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह के डायग्नोसिस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेल फीमेल को दोनों तरफ से एक बार ठीक तरीके से इवेलुएट करके, ज्यादातर लोग साइकेट्रिक दवाओं पर होते हैं जिनकी हिस्ट्री नहीं होती, तो वो भी पता होना जरूरी है कि साइकेट्रिक से भी कंसल्ट करके। तो कुछ कुछ चीजें आपके इन्फ्लामेटरी मार्कर, मेटाबॉलिक मार्कर्स, इन सबको ठीक तरीके से मॉनिटर करते हुए तब दवा का ठीक तरीके से फर्दर गाइडलाइंस बने, उन गाइडलाइंस के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन हो, तो इसका काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है डॉक्टर भाटी, एक बात आपने कही और इसको पढ़ते हुए जहाँ से ये रिपोर्ट हमने देखी तो वो लोग उसमें कहा था कि 25,000 रुपये एक इंजेक्शन की कीमत हो सकती है, तो ये काफ़ी महंगा है और सप्ताह में जो जितना डोज आपको चाहिए उसके हिसाब से। तो मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर भाटी कि क्या वो कंडीशंस होती हैं या हो सकती हैं जब ये दवा थोड़ी सस्ती हो जाए? हाँ, देखिए वो कंडीशन तभी होगी जिसमें जब इसमें सरकार का इसके अंदर इंटरवेंशन होगा, कि जैसे अब कई बार हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे कि अभी वो जो कैंसर की हमारी 3 दवाओं के ऊपर जब कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्टेड हो गई है, तो वो दवाएं कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है। इसी तरह से इस दवा के लिए तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, ताकि इसको हम जितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना पाए तभी बेहतर होगा। क्योंकि भारत के अंदर तो जैसा हम देख भी रहे हैं कि भाई जो ओबेसिटी है वो एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, जो बाकी तरह की जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं। तो ये दवा वैसे काफी सक्सेसफुल है। अमेरिका में देखें, हम यूरोप के अंदर देखें तो काफी इसके अच्छे रिजल्ट हैं। और भारत में जैसे अभी काफी ज्यादा बढ़ रही है ओबेसिटी, मेल फीमेल दोनों के अंदर। तो अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे थोड़ा काम किया जाए, दोनों चीजों पे, कॉस्टिंग पे भी और फर्दर जो गाइडलाइंस है जिसको पूरी तरह से ठीक तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाए। जी, तो दवा को सस्ता होना ज़रूरी ताकि ये ज़्यादातर लोगों के काम आ सके। और डॉक्टर सप्तर्षि, मेरा आपसे एक जनरल सा सवाल है। हमारा कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, अगली बार जब वो डॉक्टर के पास जाएं तो क्या इस दवा के बारे में इंक्वायरी उनको करनी चाहिए कि क्या इनसे उनको फ़ायदा होने वाला है? अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। आई थिंक इसका दवा का शुगर कंट्रोल, वेट कंट्रोल के अलावा भी कार्डियक बेनिफिट्स भी है। इनडायरेक्टली देयर आर कुछ किडनी में भी बेनिफिट होने का चांसेस है, लीवर में भी बेनिफिट्स होने का चांसेस है। तो एक बार डॉक्टर से जरूर बात कर ले। तो जो अभी डिस्कशन हो रहा था, जो मेन कंस्ट्रेंट जो है कॉस्ट का है, यूजुअली बाहर जो कॉस्ट है, जो ये अरब कंट्रीज में ये मेडिसिन अभी अवेलेबल है, तो दुबई में इसका कॉस्ट अराउंड इंडियन रुपीज में ट्रांसलेट करके अराउंड 30-40,000 के अंदर पूरा महीने का होता है। तो 25,000 30,000 का जो कॉस्ट है, तो उम्मीद है वो पूरा महीने का ट्रीटमेंट का कॉस्ट होगा, एक इंजेक्शन का नहीं। एक महीने में 4 इंजेक्शन ऐसे लगता है। तो धीरे धीरे तो ऑब्वियसली अगर किसी का शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, वेट ज्यादा है, कार्डियक इश्यूज है, लीवर इश्यूज है, आप जरूर अपने डॉक्टर से इस दवा के बारे में एक बार डिस्कशन कर ले। जी, तो ये एक अच्छी दवा जो दुनिया भर में जिसका इस्तेमाल हो रहा है वैसी दवा है, भरोसा किया जा सकता है। कई इसके यूज़ हैं और जैसा कि डॉक्टर भाटी ने बताया, इसकी गाइडलाइंस बनेंगे और उसके बाद पूरे देश में इसका इस्तेमाल शुरू होगा।
तो इस पर आप विचार कर सकते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम एक ब्रेक थ्रू की बात करेंगे जो दावा कर रहा है चीन, चाइना दावा कर रहा है कि जो वो लेकर आया है टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में ही स्टेम सेल्स की मदद से। उस पर हम अपने डॉक्टर्स की राय जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डायबिटीज़ के क्षेत्र में बड़े बड़े काम हो रहे हैं और उसमें से एक जो अच्छी चीज़ आप कह सकते हैं, दुनिया की जानी मानी दवा को भारत में मंजूरी मिल गई है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और चीन ने भी एक दावा किया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले डॉक्टर बिंदल से एक कमेंट ले लेते हैं, चूँकि ओबेसिटी ही मेन वो टारगेट है जिस पर ये दवा काम करती है, मोन्जारो जो भारत में आने वाली है। डॉक्टर बिंदल, क्या ओबेसिटी से परेशान लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है जब ये दवा को मंजूरी मिल जाए? जी मनोज जी, बेसिकली ये एक रिसर्च है जो GLP-1 रिसेप्टर के अराउंड हुई है। तो हम ओबेसिटी के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी पिछले 3 से 4 दशकों से कर रहे हैं और बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर एक मैकेनिज्म है उसका कि GLP-1 पाथवे से हमारी भूख कम होती है और हमारा वजन कम होता है, और उस पाथवे को टारगेट करते हुए ये GLP-1 एनालॉग्स हैं, जिसके अंदर एक ये टिrzepatide है और इसके अलावा पहले भी कई सारी लीराग्लुटाइड, ड्यूलाग्लुटाइड और सेमाग्लुटाइड जैसी दवाइयाँ इसकी आई हुई हैं जो यूज़ हो रही हैं। तो अच्छी बात है कि एक नई दवा और इसमें जुड़ी है, परंतु इसकी जैसी कंजीनर्स और भी हमारे पास उपलब्ध हैं और बाकी भी क्लासेस हैं दवाइयों की जो इसमें बेनिफिट देती हैं। तो ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो देखकर पूरा बता सकते हैं कि किसके लिए क्या फ़ायदेमंद है। और इसकी क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसकी अवेलेबिलिटी एक कंसर्न रहेगी, और इसके हमें लॉन्ग टर्म स्टडीज़ अभी तक नहीं है, पूरे विश्व भर में नहीं है। जी जी। अभी कुछ ही साल हुए हैं इसे, तो हमें किसी भी नई दवाई में, ओबेसिटी में बहुत सारी दवाइयाँ आई और उसके 5 से 10 साल बाद वो विड्रॉ कर ली गई कोई ऐसे साइड इफेक्ट के कारण जो पहले रियलाइज नहीं हुआ और काफ़ी सालों बाद उसका पता चला। तो इसलिए किसी भी नई दवाई के बारे में हम स्केप्टिकल भी रहते हैं, हम थोड़ा उसे ट्राई करना चाहते हैं बिफोर हम बहुत ज़्यादा अति उत्साह के अंदर उसको प्रमोट करें। जी ठीक है। दवा के बारे में जो अंतिम राय है वो तो डॉक्टर्स की ही होती है। हम अपनी तरफ से इस दवा की चर्चा यहाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि और आगे चर्चा हो, और जाहिर सी बात है ये कॉमन सेंस की चीज़ है कि मेडिकल लाइन में दवा के संबंध में कोई भी बात आप अपने डॉक्टर से, ऐसे डॉक्टर से जो आपके बराबर टच में रहते हैं, फिजिशियन से डिस्कस करके ही उस पर आप कोई निर्णय ले सकते हैं। वैसे भी हर इंसान का शरीर अलग होता है और उसकी परख डॉक्टर ही कर सकता है। बहरहाल, चीन ने एक दावा किया है कि वो स्टेम सेल के ज़रिए टाइप 2 डायबिटीज़ का उन लोगों ने परमानेंट सोल्यूशन खोजा है, ऐसा उनका कहना है। 59 ईयर्स के एक मरीज़ को ठीक भी किया है। कहते हैं कि पेशेंट के ब्लड से ही स्टेम सेल्स तैयार किया, और बाकी जो इसकी डिटेल है उसमें वो जो टेक्निक है आइलेट सेल्स की वो बात करते हैं कि उसके ज़रिए क्योर करने की कोशिश की है। डॉक्टर सप्तर्षि, क्या आप इस खबर की मालूमात आपको है तो इसको कितना गंभीरता से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि चीन की जब बात आती है तो लोग थोड़ा शंका से भी देखते हैं। तो एक्चुअली ये स्टेम सेल लेके फर्स्ट रिसर्च नहीं है। तो स्टेम सेल लेके रिसर्च बहुत सालों से चल रहा है। ज़्यादातर रिसर्च टाइप 1 डायबिटीज़ में है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ इंसुलिन है वो हमारे पास। और टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन जहाँ से बनता है, जो आप कह रहे थे आइलेट सेल से जो बनता है, वो बिकॉज ऑफ इम्यून इम्बैलेंस वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहाँ पे कोई इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है और उसका ओनली ट्रीटमेंट इज इंसुलिन, वो चाहे इंजेक्शन से दिया जाए या पंप के थ्रू दिया जाए। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है ट्रीट करना, और इसको ठीक करने के लिए स्टेम सेल का लेके एक्सपेरिमेंट पिछले 20-30 साल से चल रहा है। किसी सिचुएशन में इसका बेनिफिट्स मिला है,
खासकर जो देखा गया है कि अच्छा टाइप 1 डायबिटीज का असर किसी पे किडनी पे भी आ रहा है और किसी का किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए तो एक एक चीज होता है जो कंबाइंड पैनक्रियाटिक किडनी ट्रांसप्लांट होता है कि उसमें दोनों पैनक्रियास और किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऑब्वियसली उसका डोनर भी मिलना चाहिए एंड कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देना पड़ता है तो किडनी ताकि रिजेक्ट ना हो जाए। तो पैनक्रियास का भी रिजेक्शन उसी इम्यूनोमॉड्यूलेटर से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वो एक ही पर्पस मतलब किडनी ट्रांसप्लांट और पैनक्रियास ट्रांसप्लांट कंबाइंड जो ट्रीटमेंट होता है तो ये एक दैट इज समथिंग व्हिच इज नोन व्हिच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एज ए ट्रांसप्लांट प्रोसीड्यूर फॉर डायबिटीज। जी टाइप 1 डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज दोनों को लेके रिसर्चेस चल रहा है। कोई पैनक्रियास ट्रांसप्लांट का भी रिसर्चेस है, कोई आइलेट सेल ट्रांसप्लांट दूसरे पेशेंट से भी हुआ है। अपने स्टेम सेल से आइलेट सेल जनरेट करके उसको भी ट्रांसप्लांट के लिए ट्राई किया गया है। एज ऑफ नाउ बहुत डेफिनेटिव जैसे डॉक्टर बिंदल ने बताया कि इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है, कितने देर तक डायबिटीज मतलब इट विल बी अगेन ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीड्यूर। सो रूटीन ट्रीटमेंट हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज का बहुत सारे बच्चों 3 साल के बच्चा 4 साल के बच्चा टाइप 1 डायबिटीज लेके आते हैं। जी पेशेंट्स आके पूछते जी हैं डॉक्टर साहब, चूंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है इसलिए आपको रोक रहा हूं, लेकिन जो चर्चा हमने की मकसद हमारा ये था कि देखिए डायबिटीज़ से हमारा पूरा देश बहुत परेशान है और इसको कई तरीके से एड्रेस करने की कोशिश हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उम्मीद की किरणें आ रही हैं। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।